हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, ये पेपर है एमएड थर्ड सेमेस्टर का। पेपर 302 है, ये ध्यान रखना। और ये लास्ट ईयर जो हुआ था वो है मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च सेकंड, यानी कि एमएड थर्ड सेमेस्टर का है 302 पेपर। और ये री एग्जाम वाला है। और पेपर ऐसा है कि अच्छे अच्छों की बैंड बज जाए। ए सीरीज है, ठीक है। तो आप एक बार इसको बड़े ध्यान से निहार लेना, क्योंकि इससे यदि कोई प्रश्न आए तो आप आराम से कर पाओ। ऐसा पेपर है कि दिमाग की बैंड बजा रखी है इसने। तो आप एक बार देख लेना, अच्छी तरह से पढ़ना। और आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे उसे रीचेक किया जा सके। ठीक है, देखो ये मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, पूरा पूरा दिन लगाकर, जिससे आपका यदि कोई प्रश्न इसमें से आए तो छूटे ना। ओके, तो आप लोग बस इसको बहुत प्यार से और ध्यान से देखना और समझना कि इसमें क्या क्या बोला जा रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है। किसी में भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। चलिए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। सोचा था बहुत जल्दी डाल देंगे, लेकिन बात कुछ हो गई, इस वजह से टाइम मिल नहीं पाया इतना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अच्छी लगे तो इसे आगे बढ़ाइएगा। और आपको बताइए, अब आपके 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 100 में से। देखिए, पहला प्रश्न है, ये री वाला एग्जाम है, ध्यान रखना, री वाला है। ये मेंस वाला कल डालेंगे, ये री वाला है। शोध है सदैव, तो शोध क्या है? इसका आंसर लगाइए डी। ठीक है, डी लगाइए इसका आंसर। इसका आंसर डी लगाइए आप। बिना टाइम वेस्ट करके केवल आंसर बताएंगे और ज्यादा बोलेंगे नहीं इसमें। दूसरा देखिए, वैज्ञानिक शोध की मुख्य विशेषता है, तो वैज्ञानिक शोध की मुख्य विशेषता है इंपेरिकल, ठीक है, अनुभवजन्यता। ये लगाइए। ओके, सी लगाइए इसका आंसर, सी। तीसरा देखिए, शोध का प्रथम सोपान है, तो शोध का जो पहला सोपान होता है वो होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। ए लगेगा इसका आंसर। 4 देखिए, एक शोध समस्या तभी संभव है जब, जब क्या? एक शोध समस्या तभी संभव है जब इसकी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता हो, शोध योग्य हो और नवीन ज्ञान से जोड़ने वाली हो, ठीक है। तो आप लगाएंगे डी इसका आंसर। क्या लगाएंगे? डी। पांचवा देखिए, मौलिक शोध दर्शाता है योग्यता, तो मौलिक शोध जो फंडामेंटल रिसर्च है वो क्या दर्शाती है? वो क्या दर्शाती है? तो वो दर्शाती है नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, ठीक है। क्या? एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स। अच्छा, जो आंसर लगाए जा रहे हैं वो सही है, टेंशन लेना मत। लेकिन आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी में भी, तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करना, जिससे उसे दोबारा देख लिया जाए। ओके, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर है बी, नए सिद्धांतों की व्याख्या करने में। मौलिक शोध क्या दर्शाता है? नए सिद्धांतों की व्याख्या, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स। छठवां देखिए, शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए कौन सी सांख्यिकी तकनीकी शोधार्थी द्वारा प्रयुक्त की जाती है? यानी कि टू टीच नल हाइपोथेसिस विच स्टैटिकल टेक्निक इज यूज्ड बाय द रिसर्चर। तो कौन सी तकनीकी शोधार्थी द्वारा यूज की जाती है इसमें? शून्य परिकल्पना का परीक्षण करना है, नल हाइपोथेसिस का, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसमें एनोवा टेस्ट। क्या लगाएंगे आप? बी लगाएंगे इसका आंसर। आंसर इसका एनोवा टेस्ट, ठीक है। सातवां देखिए, प्रायोगिक शोध में प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा ना, वो आंसर होगा डी, रेफरेंस कलेक्शन। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि आने के चांसेस हैं। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि क्या आवश्यक नहीं है प्रायोगिक शोध में, तो आंसर होगा इसका रेफरेंस कलेक्शन, ठीक है। आठवां देखिए, प्रायोगिक शोध आधारित होता है, तो प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो आधारित होता है वो किस पर आधारित होता है? द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों के हेरफेर पर, ठीक है। किस पर? चरों के हेरफेर पर। नौवां देखिए, द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज, तो ये पूछा है वह अध्ययन जिसमें अन्वेषणकर्ता प्रभाव को जानने के लिए प्रयास करता है। प्रयास कर रहा है किसको? प्रभाव को जानने के लिए। तो इसका आंसर होगा घटनोत्तर शोध, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ओके, 10वां देखिए, सामान्यकृत निष्कर्ष जो न्यायादर्श के आधार पर निकाले जाते हैं, तकनीकी रूप से उन्हें क्या कहा जाता है? तकनीकी रूप से वो किस नाम से जाने जाते हैं? सामान्यकृत निष्कर्ष जो न्यायादर्श के आधार पर निकाले जाते हैं, तकनीकी रूप से जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? क्या कहा जाता है उनसे? तो उनसे कहा जाता है
डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, प्रदत्त विश्लेषण एवं निर्वचन। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। क्या होगा आंसर? ए होगा इसका आंसर। आगे देखिए 11वां, समस्या के विषय में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय कानूनों को लागू करने वाला शोध किस शोध अध्ययन में किया जाता है? अब ये जो पूछ रहे हैं, देखिए समस्या के बारे में पूछ रहे हैं। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च अप्लाइज द लॉ एट द टाइम टू फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम। आपको क्लियर आइडिया चाहिए प्रॉब्लम के बारे में, तो आप क्या करोगे इसमें? आप कौन सा, ये क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है, नहीं नहीं, एक्शन रिसर्च नहीं है ये एक्शन रिसर्च नहीं है। ये क्या है? अप्लाइड रिसर्च है। क्या है? अप्लाइड रिसर्च। प्रश्न को सही से पढ़ लेना, ठीक है? ये अप्लाइड रिसर्च है। अभी आप में से कुछ बोल लेते ना एक्शन रिसर्च, नो एक्शन रिसर्च नहीं है, अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आंसर ए लगेगा इसमें। 12वां देखिए, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फील्ड वर्क। तो कौन सी ये क्षेत्रीय कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, कौन सी शोध है इसमें से? तो इसमें से जो शोध है ना, वो है इंपेरिकल। ठीक है, अनुभवजन्य। फील्ड वर्क के आधार पर जो है वो इंपेरिकल है, अनुभवजन्य। शोध समस्या का चयन किस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए? रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, तो ये सोशल रिलीवेंस। ठीक है, सोशल रिलीवेंस, सामाजिक प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से। ओके, 14वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि नहीं है? तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो शोध विधि नहीं है, बाकी सब हिस्टोरिकल, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, ये सब है, लेकिन सी वाला नहीं है, तो आप सी लगाएंगे इसका आंसर। सोशियोमेट्री इज प्रोपाउंडेड बाय, समाजमिति का प्रतिपादन किसने किया था? समाजमिति का, तो आपको पता होगा जे.एल. मोरेनो ने। ठीक है, किस मापनी को थर्स्टन मापनी के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी मापनी है जो थर्स्टन मापनी कहलाती है? तो इसका जो आंसर होगा ना, वो होगा इक्वल अपीयरिंग इंटरवल। ठीक है, क्या लगाएंगे? इक्वल अपीयरिंग इंटरवल। संभाषी मध्यांतर प्रणाली थर्स्टन मापनी है ये। प्रतिगमन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्रतिगमन जो है ना, यानी कि रिग्रेशन जो है, वो तीनों ही है। लस्सो भी है, लॉजिस्टिक भी है, स्टेप वाइज भी है। ठीक है, तीनों है। और इसके तीन नहीं, इसके और भी भाग होते हैं। ठीक है, केवल तीन ही नहीं है, इसमें और भी होते हैं। चलिए इसको देखते हैं, आगे देखिए। किस प्रकार के विश्लेषण, यानी वन वे एनालिसिस को एक तरफा विश्लेषण के रूप में जाना जाता है? तो वो जो सिंपल एनालिसिस होता है ना, उसे बोलते हैं वन वे एनालिसिस। ठीक है, सिंपल वाला। कौन सा? सिंपल। सर्वेक्षण का प्रथम उद्देश्य है, तो इसका प्रथम उद्देश्य क्या है सर्वेक्षण का? इसका प्रथम उद्देश्य है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सूचना प्रदान करना। ठीक है, बाकी के तो बाद के उद्देश्य हैं। पहला प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। किस प्रकार के प्रश्न में केवल दो विकल्प ही संभव होते हैं? तो जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, द्विविभाजित प्रश्न में केवल दो ही विकल्प संभव है। ठीक है, डाइकोमेटर। देखो, एक शोध प्रक्रिया के मुख्य तत्व हैं। शोध प्रक्रिया के मुख्य तत्व क्या क्या हैं? तो भाई शोध में सारी चीजें आती हैं। एक बार देखो प्रश्न देखो। ठीक है, इसमें शोध प्रक्रिया में सारी चीज आती हैं, प्रस्तावना, संदर्भित साहित्य, सर्वेक्षण, शोध प्रक्रिया, सारी चीज। आंसर लगेगा इसमें सी। आंसर क्या लगाएंगे? सी। ओके, आगे देखिए। किसी समस्या को परिभाषित करने एवं समस्या के संभावित समाधानों को कहा जाता है। यहाँ समस्या को परिभाषित करना है और उसका जो संभावित समाधान मिलेगा उसके बारे में आपको बताना है कि उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है डायग्नोस्टिक स्टडी। ठीक है, डायग्नोस्टिक स्टडी। 23 देखिए, शोध डिजाइन, रिसर्च डिजाइन प्रारूप मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो ये शोध डिजाइन जो होता है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। निम्नांकित में से किसे प्राक प्रयोगात्मक प्रारूप में नहीं रखा जा सकता? विच कैन नॉट बी पुट इन प्री एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेट। तो किसको नहीं रख सकते? तो इसमें से जो इसका सही आंसर होगा ना, वो होगा, देखो ये देखो लास्ट वाला देखिए, काउंटर बैलेंसिंग फॉर्मेट। इसको नहीं रख सकते हैं। ठीक है,
नहीं रखा जा सकता पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ को काउंटर बैलेंसिंग प्रारूप, ध्यान रखना है इसको। प्री एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेट में नहीं रख सकते, काउंटर बैलेंसिंग फॉर्मेट। प्रायोगिक शोध के मुख्य उद्देश्य हैं, जो प्रायोगिक शोध है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, त्रुटि प्रसरण को कम करना, प्रयोगात्मक प्रसरण को अधिक से अधिक बढ़ाना और बहिरंग चरों को नियंत्रित करना। तीनों सही है इसके, उपरोक्त सभी। डी इसका आंसर लगाएंगे आप, डी। प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, 26वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है? देखिए इसको, देखिए हाँ, कहा है क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है, इनमें से कौन सा है? तो ये जो एक्सपेरिमेंटल शोध है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ये क्वालिटेटिव नहीं है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बी लगाइए इसका आंसर। ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन हेतु जिस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड भी कहते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं। ओके, तो मेनली हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक शोध, ठीक है। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बहुत मेहनत से आपके लिए ये आंसर किए जा रहे हैं, बहुत मेहनत से ढूंढे गए हैं, मतलब बहुत ही मेहनत से, मतलब पेपर इज वेरी टफ। अब जिसको आंसर इनके पूरी तरह मिल गए होंगे या जिन टीचर्स ने बनाए उनके लिए तो सरल होंगे, लेकिन हम लोगों के लिए तो टफ हैं। ओके, आगे देखिए 28वां। ऐतिहासिक शोध का संबंध रहता है, इसका आंसर ए लगाइए, अतीत के अनुभवों से। निम्नांकित में से किसे वर्णनात्मक शोध की श्रेणी में रखा जा सकता है? वर्णनात्मक शोध की श्रेणी में किसे रख सकते हैं? तो इसमें जो है ना, इसमें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है ना, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप किसे रख सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, इसलिए इसको हम नहीं बता रहे हैं अभी, क्योंकि इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो भी है कुछ हद तक, और इसमें केस स्टडी पढ़ा गया है, लेकिन ये है कि कुछ पूरा क्लियरली नहीं है इसमें, है ना, तो इसलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे अभी, ठीक है। इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, इसका आंसर सही हमको जैसे ही लगेगा हम उसमें डाल देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप देख लीजिए इसका आंसर। 29 का आंसर। 30वां देखिए। निम्नांकित में से किसे प्रयोगात्मक शोध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? किसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, फील्ड स्टडी को, ठीक है, फील्ड स्टडी को नहीं रखा जा सकता। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें फील्ड स्टडी भी आ सकता है, लेकिन कहीं कहीं वो भी नहीं लिखा है, तो इसलिए इसको छोड़ दिया हमने अभी, है ना। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, इसका आंसर थोड़ी देर में डाल देंगे हम। चलिए, इसका आंसर आपने लगा लिया होगा, सी आंसर इसका। ये प्रतिगमन विश्लेषण में जिस चर की भविष्यवाणी की जा रही है उसे कौन सा चर बोला जाता है? जिसमें जिसकी भविष्यवाणी की जा रही है, तो वो जो चर होता है ना, वो होता है आश्रित चर, रेस्पॉन्स और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। शोध प्रस्ताव के मुख्य तत्व क्या हैं? व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल? तो इसका जो मुख्य है वो होगा संगठन के लिए मौद्रिक स्रोतों को उत्पन्न करना। देखो इसमें बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, बड़ा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जैसे बड़ा करते हैं तो प्रश्न कट जाता है। तो यहाँ देखिए, इसका जो आंसर होगा ए होगा, ठीक है। टू जनरेट मॉनेटरी सोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, शोध प्रस्ताव के मुख्य तत्व, आंसर इसका ए लगाइए। इसमें देखिए, व्हाट आर द स्टेप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च के सोपान क्या हैं, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो क्या क्या है, ये तीनों इसमें सही है। डाटा कलेक्शन भी होता है, आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम भी होता है, ये मतलब पूरा ही सही है इसमें। 33 का आंसर होगा डी। ओके, अब देखिए 34, अनुसूची के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये अनुसूची ये सभी होती हैं, डॉक्यूमेंटल, इंस्टीट्यूशनल और ये रेटिंग स्केल होती हैं, है ना। वैसे रेटिंग स्केल तो एकदम अलग ही चीज है, लेकिन अनुसूची में भी इसको रखा जाता है, ठीक है।
इसका आंसर डी लगाइए। आगे देखिए, यू टेस्ट का निर्माण विकास किसके द्वारा किया गया था? तो जो यू टेस्ट है ना, मान विटनी और एच बी मेन दोनों ने किया था, ठीक है। ओके, वैसे तो पता है ये दो अलग अलग नाम दिखते थे, मैन विटनी और एच बी मैन, ये दोनों ने ये किया था। आंसर इसका क्या होगा? डी। निर्वचन सांख्यिकी में कौन सी सांख्यिकी समाहित है? निर्वचन में इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स में कौन सी समाहित है? तो इसका 36 का आंसर होगा डी, ठीक है, डी। ये सभी समाहित हैं। सैंतीस देखिए, शोध के क्या कार्य हैं? शोध के कार्य क्या हैं? तो जो शोध के कार्य हैं, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, और दूसरा क्या लिखा है? सर्चिंग अगेन एंड अगेन। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो इसका आंसर होगा किसी भी समस्या के सत्य के लिए वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना। इसमें उपरोक्त सभी नहीं आएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी इसमें नहीं आएगा। इसमें आंसर आएगा सी, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, आंसर सी। 38 देखिए, किसी अध्ययन में ज्ञान प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है। किस अध्ययन में ज्ञान प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है? तो कौन सा अध्ययन है इसमें जिसमें हम केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसको करते हैं, वो है डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक, ठीक है। क्या है? वर्णनात्मक। शोध के उपकरण हैं, शोध के उपकरण क्या है? शोध के उपकरण टूल्स ही तो कहा जाता है, तो उपकरण को उपकरण है ना। आंसर लगाएंगे आप इसका सी। आगे देखिए, एक औपचारिक दस्तावेज जो शोध के उद्देश्यों, उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के अभिकल्प और वांछित परिणामों को कहा जाता है। अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, डिजाइन ऑफ अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, डिलीवर ऑफ द स्टडी इज कॉल्ड। तो ये क्या है? ये है रिसर्च प्रपोजल। अरे इसमें पूरा प्रश्न नहीं दिखता है, तो आंसर क्या होगा इसका? रिसर्च प्रपोजल। इस प्रश्न को पूरा पढ़ लेना सही से, ठीक है, एक बार दोबारा से। इसमें जो आउटकम्स मिलते हैं ना, जो आउटकम्स मिलते हैं उनके लिए है क्या? ये शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल। शोध प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? तो रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, रिपोर्ट लिखना। आंसर होगा इसका सी, 41 का सी आंसर। 42 देखिए, कई वर्ग परीक्षण है, तो एक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, देखिए स्टैटिक्स वाला ये, तो आप लिखेंगे ए आंसर इसका। एनोवा है, एनोवा क्या चीज है भाई? इसमें अनोवा है, अनोवा क्या है? ये अ वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, ठीक है, एक मार्गीय चर विश्लेषण है अनोवा, एक मार्गीय, वन वे, सिंपल वाला जो होता है वह है अनोवा। शोध प्रक्रिया की व्यापक पूर्ण रिपोर्ट क्या कहलाती है? जो व्यापक पूर्ण रिपोर्ट है ना, बड़ी रिपोर्ट शोध प्रक्रिया की, वो क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? थीसिस। जो बड़ा वो होता है ना, पूरी हम लोग समरी वगैरह लिख कर ले जाते हैं, उसमें सारी चीज लिख कर ले जाते हैं, वो होती है आपकी थीसिस, ठीक है। डी आंसर होगा इसका, शोध प्रबंध कहते हैं इसे। 45 देखिए, कौन सा परीक्षण प्राचलिक परीक्षण का भाग है, यानी कि कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट है ना, वो है इसमें जेड वाला पैरामेट्रिक टेस्ट है, बाकी ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है। SPSS निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप है। तो SPSS का मतलब है स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, ठीक है। आंसर क्या लगाएंगे इसका? डी लगाएंगे, आंसर डी लगाएंगे। इधर देख लीजिए, डी, सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी लगाएंगे इसका आंसर। इसमें प्रश्न पूरा दिखता नहीं है, ये आ सकता है, ठीक है, इसको देख लेना। SPSS का स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। आगे देखिए 47, निम्न में कौन शोध प्रक्रिया के 7 मुख्य भागों में से नहीं है? इसमें नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर होगा, ये फुट नोट है ना, फुट नोट, ये नहीं है, ठीक है। 7 मुख्य भागों में फुट नोट नहीं है। 47 का सी, ओके।
SPSS में डेटा व्यूअर क्या है? SPSS में डेटा व्यूअर आपको बताना है कि क्या है। देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, प्रश्न आ जाएगा। SPSS में डेटा व्यूअर क्या है? तो अ स्प्रेडशीट इनटू विच डाटा कैन बी एंटर्ड, यानी कि एक स्प्रेडशीट जिसमें प्रदत्तों प्रवेशित किया जाता है, प्रदत्तों को। आंसर इसका आप लगाएंगे ए। तो बहुत छोटा दिख रहा है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, ए लगाएंगे इसका आंसर, स्प्रेडशीट है ये। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजुअल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरीज? तो इसका जो आंसर होगा ना कि किस प्रकार का चार्ट मानों की श्रेणी क्रम में तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा कॉलम चार्ट। क्या होगा? कॉलम चार्ट। प्रश्न सही से पढ़ लेना, ठीक है। अब प्रश्न आप कैसे पढ़ो, ये ऊपर से बार बार ये चिट सी चिपक जाती है इस पर। किस प्रकार का चार्ट मूल्यों को श्रेणी क्रम में तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉलम चार्ट होता है, मूल्यों को श्रेणी क्रम में रखने के लिए। किस प्रकार का चार्ट चलन को अथवा समयानुसार परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? अब ये समयानुसार प्रदर्शन की बात की जा रही है इसमें। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा लाइन चार्ट। कौन सा? लाइन चार्ट, ठीक है। ये देखिए, स्प्लिट हाफ मेथड इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ। तो स्प्लिट हाफ जो मेथड यूज किया जाता है ना, वो किस लिए यूज किया जाता है, ये पूछ रहे हैं। वो यूज किया जाता है आंतरिक विश्वसनीयता के लिए, इंटरनल रिलायबिलिटी के लिए, ठीक है। स्प्लिट हाफ मेथड एक पैमाना जिसमें उत्तरदाता प्रत्यक्ष रूप से या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करता है और चयन करता है, तो ये क्या कहलाता है? यानी कि एक पैमाना है, स्केल इन विच द रेस्पोंडेंट डायरेक्टली कंपेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट एंड मेक चॉइस अमंग देम। इनमें से एक को चुनता है तो वो क्या कहलाता है? वो रैंकिंग कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाता है? रैंकिंग। ओके, आंसर होगा इसका सी। 53 देखिए, किसी भी विद्यालय की मौजूदा सूचना किस प्रकार के प्रदत्तों का उदाहरण है? तो आंसर होगा इसका ए, सेकेंडरी, ठीक है। आंसर होगा सेकेंडरी। स्कूल की जगह यहाँ कंपनी भी दे सकते हैं लोग, सेकेंडरी लगाएंगे इसमें। जब न्यायाधीश छोटा हो, कौन से परीक्षण के प्रयोग से प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाता है? जब छोटा हो तो क्या करते हैं हम लोग? इसमें टी टेस्ट करते हैं, ठीक है। टी टेस्ट करते हैं। जब न्यायाधीश को एक बड़े न्यायाधीश के रूप में समझा जाता है तो कब समझते हैं? जब न्यायाधीश का आकार 30 से ज्यादा होता है तो इसे बड़े न्यायाधीश के रूप में माना जाता है, ठीक है। एक सामान्य संभाव्य वक्र तक फैली हुई है, यानी कि अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक्सटेंड टू -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक, ठीक है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो कर्व है -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक है, ओके। आगे देखिए, मानक विचलन की गणना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो मानक विचलन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी गणना करने के लिए मेनली, देखो वैसे तो ये सब आते हैं लेकिन मेनली मीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? मीन का। प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसको दोबारा रीचेक किया जाएगा। हो सकता है कोई प्रश्न ऐसा हो जिसमें दिक्कत भरी नजर आ रही हो आपको, है ना, मतलब उसका आंसर सही नहीं लग रहा हो, ऐसा हो सकता है आंसर में कुछ दिक्कत आए। वैसे तो सारे आंसर पूरे तरह से सही बताए जा रहे हैं और चेक किए भी गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसको दोबारा देखेंगे, ओके। ये देखिए, चतुर्थांक विचलन का सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र है ना वो ये है, Q बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। Q बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। देख लीजिए, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर ये वाला। शोध में संदर्भ ग्रंथ सूची का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? संदर्भ ग्रंथ सूची का अर्थ है इसमें लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड। क्या है? लिस्ट ऑफ बुक रेफर्ड, ठीक है। एक लघु शोध के नाम से भी जाना जाता है, किसको बोलते हैं? लघु शोध। किसको बोलते हैं? थीसिस को। किसको? थीसिस को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
संक्षिप्त में क्या होना चाहिए? तो भाई संक्षिप्त में क्या होना चाहिए इनमें से? प्रदत्तों का विश्लेषण संक्षेप में, प्रदत्तों का संक्षिप्त निर्वचन और रिपोर्ट में सारांश परिणाम, सब संक्षेप में होना चाहिए। आंसर डी, डी आंसर आएंगे इसका। एक शोध प्रस्ताव एक अभिलेख है, देखो साफ नहीं दिख रहा है इसमें। और रिसर्च प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट दैट, दैट क्या है फिर? तो इनमें से आपको कोई एक चुनना है, मतलब इसका आंसर होगा डी। ए और सी दोनों ही सही है इसमें, ठीक है, ए और सी दोनों सही है। शो द रिसर्चर इज कैपेबल टू सक्सेसफुली कंडक्टेड द प्रपोज्ड रिसर्च वर्क, और क्या है सी में, क्या है? प्रेजेंट्स अ प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट। हिंदी वाले में देखिए थोड़ा साफ नजर आएगा शायद। एक शोध प्रस्ताव एक अभिलेख है जो, अब ए देखिए, ए प्रदर्शित करता है कि शोधार्थी सफलतापूर्वक प्रस्तावित शोध कार्य को संपादित करने में सक्षम है। ए सही है इसमें। और सी देखिए, प्रोजेक्ट के लिए एक योजना प्रस्तुत करता है, यानी ए और सी दोनों सही है इसमें, ठीक है। बीच बी वाला नहीं होगा इसमें, बी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए और सी देंगे, इसलिए डी आंसर होगा इसका। पढ़ लेना इसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है। आगे देखिए 63, कौन सी मापनी में उत्तरदाता प्रत्यक्ष रूप से दो या दो से अधिक वस्तुओं में तुलना करता है और उनके मध्य पसंद बनाते हैं? तो इनमें कौन सी मापनी है जिसके द्वारा ये सब होता है? तो ये जो मापनी है ना, इसका नाम है रैंकिंग स्केल। क्या है? रैंकिंग स्केल, ठीक है। एक जोड़े के निरीक्षण के आधार पर युग्मित टी परीक्षण के लिए स्वतंत्रता की डिग्री है। The degree of freedom for paired t-test based on a pair of observation is n-1। क्या है? n-1, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर पैरामेट्रिक परीक्षण है, यानी कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है इसमें? ये क्या है? तो इसका जो आंसर होगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसका आंसर होगा टी परीक्षण। क्या होगा? टी टेस्ट, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। ये पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक बहुत कंफ्यूजिंग ये है, बहुत कंफ्यूजिंग है बहुत, ठीक है, देख लीजिएगा इसमें। अच्छा आगे देखिए, क्योंकि ये ना जेड, चलो ये देखिए 66 देखिए, किसी परीक्षण को गैर पैरामेट्रिक परीक्षण कहा जाता है, यानी कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट दे, वितरण मुक्त परीक्षण दे। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड, निरीक्षित आवृत्ति के मध्य अंतर के परिणाम को कहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं इसको? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा काई वर्ग मूल्य, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर वैल्यू। काई वर्ग परीक्षण का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, किसने बताया था इसके बारे में? तो कार्ल पियर्सन ने ही इसके बारे में बहुत कुछ बताया था, काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में, ठीक है। और कब बताया था? 1900 में। थीमेटिक एस्पिरेशन परीक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लक्षण, यानी कि ट्रेट। कौन से सहसंबंध को शून्य सहसंबंध के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका होगा ऑर्थोगोनल कोरिलेशन, आंसर बी। शून्य सहसंबंध के नाम से जाना था ऑर्थोगोनल सहसंबंध को। संकेत परीक्षण मानता है कि सैंपल हैव द सेम मीन, ठीक है, इसका ये होना चाहिए सी, सैंपल हैव द सेम मीन, संकेत परीक्षण मानता है, साइन टेस्ट। ओके, कुछ गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसको दोबारा रीचेक किया जाएगा, पूछा जाएगा, फिर देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, जब न्यायाधीश का आकार 30 से कम हो तब परीक्षण प्रयुक्त तो होता है। जब 30 से कम हो तो कौन सा परीक्षण ये होता है? इसमें जेड टेस्ट लगाते हैं हम लोग, ओके। नहीं, दोबारा देखिए, सॉरी, दोबारा देखिए। जब न्यायाधीश का आकार 30 से कम हो, या 30 से कम की बात हो रही है ना, तो टी परीक्षण होगा, इसमें टी टेस्ट होगा। 30 से कम होता है तो टी टेस्ट होता है, ओके।
किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है जब जनसंख्या या मापदंडों के विषय में कोई ज्ञान न हो? जब आपको जनसंख्या नहीं पता है, आपको उसके पॉपुलेशन नहीं पता, पैरामीटर नहीं पता, तो आप कौन सा इसमें टेस्ट लगाओगे? इसमें कौन सा टेस्ट यूज़ होगा? फिर इसमें होगा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, आपको पैरामीटर उसके पता नहीं है, जनसंख्या पता नहीं है, तो नॉन पैरामीट्रिक होगा बी। निम्न में से कौन सा प्रदत्त संकलन का मुख्य उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर टूल ऑफ डाटा कलेक्शन? किससे डाटा कलेक्शन नहीं होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि इन सबसे तो होता ही है ना। डाटा तो कलेक्ट इनसे होता है, प्रश्नावली के द्वारा भी, शेड्यूल के द्वारा भी, इंटरव्यू के द्वारा भी। अब यहाँ देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरिड आउट? तो इसका जो आंसर होगा ना, यानी वैचारिक संप्रत्यात्मक ढांचे का नाम क्या है जिसमें शोध कार्य किया जाता है? तो किसमें शोध कार्य किया जाता है भाई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? रिसर्च डिज़ाइन, शोध अभिकल्प। ओके, जिसमें रिसर्च कैरिड आउट की जाती है, रिसर्च डिज़ाइन। एक शोध का उद्देश्य प्रभावी कारकों के संभावित कारकों के परिणाम की खोज करना है जो व्यवस्था को प्रभावित करता है। इस अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ प्रभावी कारणों को संभावित परिणाम की बात की जा रही है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, यानी कि सी, कार्योत्तर विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। डी नहीं, सी वाला। ठीक है, पढ़ लेना इसको पूरा, सी होगा इसका आंसर। संदर्भ ग्रंथ सूची एक शोध रिपोर्ट में दी जाती है। बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट, तो इसमें जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा भावी शोध में रुचि रखने वालों की मदद करती है। ये आंसर सही है, ज़्यादा सोचना मत, विचारना मत, आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, आंसर होगा बी। केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य है, तो केस स्टडी का भी मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग केस स्टडी क्यों करते हैं? ताकि देखें, जानकारी लें उससे कि हाँ इसमें क्या क्या है उसके बारे में, मतलब किसी के जीवन के बारे में जानना है ना, तो उसकी केस स्टडी कर लो, यानी कि डायग्नोस्टिक कर लो उसका। ठीक है, उसकी कमियों को, उसकी परेशानियों को जानो। उपचार नहीं होगा लेकिन जानोगे तो सही ना आप उसको। तो 78 का क्या होगा? ए आंसर। 78 का आंसर लगाएंगे ए। 79 देखिए, केस स्टडी की विशेषता है कि ये संस्थागत रूप से भी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी होती है, आंसर इसका होगा सी। सर वैसे केस स्टडी ना मेनली व्यक्तिगत समस्या देखती है, मेनली व्यक्तिगत, लेकिन संस्था के रूप में भी, सामूहिक रूप में भी ये देखती है। ठीक है, सर्वेक्षण विधि का प्रदत्तों के संकलन के लिए उपयोग किया जाता है। सर्वेक्षण विधि का मतलब डाटा कलेक्शन, आप सर्वे मेथड के लिए डाटा कलेक्शन किस किस से करते हो, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप इन सबसे ही करते होंगे, सबसे ही करते होंगे ना, तो आंसर डी। प्रश्नावली भरवाई जाती है, किससे भरवाते हो प्रश्नावली को? जो रेस्पोंडेंट होता है ना उससे, उत्तरदाता से, आंसर सी। प्रश्नावली का मुख्य दोष कौन सा है? तो मुख्य दोष आंसर सी, उत्तरदाता की जानकारी प्रदान करने में अयोग्य प्रदर्शन। ठीक है, उत्तरदाता देना चाहता है ज़्यादा जानकारी, प्रश्नावली में लिखे हैं कुछ लिमिटेड क्वेश्चन, तो जानकारी पूरी दे नहीं पाएगा ना, इसलिए आंसर सी उसका। 83 देखिए, शोध को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो शोध तो भैया ये सब होते हैं, बेसिक, अप्लाइड, एक्शन, है ना, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, सब होती हैं ये, तो आंसर डी। शोध एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो क्या परास्नातक उपाधि धारित हो? नहीं, जिसने मैथडोलॉजी पढ़ी हो, रिसर्च की, वो शोध करने के लिए सक्षम हो, वो उसी के द्वारा शोध किया जाता है जिसने शोध प्रक्रिया का अध्ययन किया हो। ठीक है, आंसर बी होगा इसका, आंसर बी होगा, बी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विश्वसनीयता एवं वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। कौन सा सही है? देखो प्रश्न देखो दोबारा से, निम्न में कौन सा कथन सही है? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, आंसर इसका ए होगा। क्या होगा? ए। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? व्हाट इज एक्शन रिसर्च? तो एक्शन रिसर्च क्या है?
देखो अ रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, ठीक है, एन अप्लाइड रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ये तीनों ही सही है इसमें। एक्शन रिसर्च ये तीनों ही हैं, ठीक है। व्यवहारिक शोध भी है, अनुदैर्ध्य शोध भी है, तत्कालिक समस्याओं का हल करने वाला शोध भी है। 87 देखिए, अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? कैसे बढ़ा सकते हैं? इन सभी के द्वारा, विश्वसनीयता के द्वारा, वैधता के द्वारा, निष्पक्षता के द्वारा। आंसर डी। प्रश्न देख लो सही से। इसकी ऑब्जेक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी को? तो विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता के द्वारा। 88 देखिए, निम्न में से किसे विकासात्मक शोध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? विकासात्मक शोध कौन सा है? तो सारे शोध विकासात्मक ही हैं, विकास ही होता है इनसे, ठीक है। डी। क्रियात्मक, दार्शनिक, विवरणात्मक, सब हैं, ठीक है। वैसे मेनली तो एक्शन रिसर्च होता है इसमें, लेकिन इसमें सभी हैं, ये सभी विकासात्मक शोध ही करते हैं। वह शोध जो भूतकाल के अध्ययन के द्वारा वह शोध जो भूतकाल के अध्ययन के द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है, क्या कहलाता है? तो ये है ऐतिहासिक रिसर्च, ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च। कारकीय विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। कारकीय विश्लेषण यानी कि फैक्टोरियल एनालिसिस इज यूज्ड। फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है कई चरों के मध्य जो अंतर होता है ना, उसे जानने के लिए, टू नो द डिफरेंस अमंग मैनी वेरिएबल्स। आंसर होगा डी। आंसर लगाएंगे डी, ठीक है। बहुत सारे जो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में डिफरेंस जानने के लिए इसका फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं। दो चरों के मध्य संबंध को कौन सा सहसंबंध गुणांक स्पष्ट करता है? दो चरों के मध्य संबंध होता है, उसको कौन स्पष्ट करता है? तो 1.00 वाला, ए आंसर। शोध एक सामान्य परीक्षण का अधिक प्राथमिकता पर बल देता है। शोध में एक सामान्य परीक्षण की अधिक प्राथमिकता पर बल देता है। किस चीज़ पर? अ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड मच प्रायोरिटी। किस पर देता है? तो ये ऑल ऑफ द अबव, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, सब पर बल देता है ये, प्राथमिकता पर, अधिक प्राथमिकता पर। आंसर डी लगाना इसका। ये प्रश्न बहुत छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे ना? हाँ, बहुत छोटे ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में ना, यदि इंग्लिश का अलग करते, हिंदी का अलग करते तो थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन फिर आधों को समझ नहीं आता और आधों को आ जाता, इसलिए यहाँ पूरा दिखाया जा रहा है आपको। थोड़ा छोटा है, थोड़ा समझ लेना सही से बस, है ना। यदि सही नहीं दिख रहा हो तो इसको ऊपर 3 डॉट है, उसको आप हाई क्वालिटी करके देख लेना, उस तरह आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, व्हाट आर द कंडीशन इन विच टाइप फर्स्ट एरर। टाइप 1 एरर कौन सा होता है इनमें से? टाइप 1 एरर वो होता है जहाँ आप नल हाइपोथेसिस हो आपकी, आपको लग रहा हो कि हाँ ये जो आपको लग रहा हो कि नल हाइपोथेसिस है और आप उसे रिजेक्ट कर दो, ठीक है। यानी कि आपने रिजेक्ट कर दिया, आपको पता है उस नल हाइपोथेसिस सत्य है, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया। शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है यदि वो सत्य हो। तो ये होता है कौन सा टाइप एरर है? ये फर्स्ट टाइप है, टाइप 1 एरर, ठीक है। ट्रू होने के बावजूद भी रिजेक्ट कर दिया जाए नल हाइपोथेसिस को, तो वो होता है टाइप 1 एरर। हाँ बोलो, एक बार दोबारा बोलो। ट्रू होने के बावजूद भी यदि आप उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो तो वो होती है टाइप 1 एरर, ठीक है। आंसर होगा ए। किसी भी शोध की गहराई से कैसे माप की जा सकती है? तो शोध के हम ऑब्जेक्टिव जब पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में पता चलता है कि हाँ कितनी गहरी शोध है ये। आंसर होगा बी, ठीक है, आंसर होगा बी। 95 देखिए, सहसंबंध गुणांक है तो यह आर वर्ग के समान, द स्क्वेयर एज आर स्क्वेयर। यदि सहसंबंध गुणांक एक धनात्मक मूल्य रखता हो तब प्रतिगमन रेखा का ढलन कैसा होगा? धनात्मक है तो ये भी धनात्मक होगा, ठीक है, सकारात्मक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। प्रश्न को पढ़ लेना, यदि सहसंबंध गुणांक एक धनात्मक मूल्य रखता हो तब प्रतिगमन रेखा का ढलन कैसा होगा? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध विधि को कहा जाता है, तो कौन सी विधि कहा जाता है? पियर्सन सहसंबंध, ठीक है। ये
पियर्सन ने दिया था प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध। स्पीयरमैन का रैंक सहसंबंध सामान्यतः इंगित किया जाता है। तो स्पीयरमैन का जो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना, इसको ये डी में जो ऑप्शन है इसे बोलता है रो। क्या बोलते हैं? रो। और ये ऐसे करके नहीं बनना है, देखो अंतर है। ये जो आपको ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है ना, इसमें पी बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये पी बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। वैसे तो एक ही बात है कैसे बनाओ, पर ये ऐसे करके बनता है। कैसे बनता है? ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे करके नहीं बनता है, ऐसे नहीं बनता है। ये कैसे बनता है? ऐसे करके, ऐसे। इसे बोलते हैं स्पीयरमैन का रैंक सहसंबंध, ठीक है, रो। इसका नाम रो है, ध्यान रखना। रो, रो का मतलब रो, ये नहीं। रो का मतलब RHO, ये है स्पीयरमैन का रो। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। अच्छे परीक्षण कैसा होगा, उसकी विशेषता क्या होगी? तो इसमें देखिए, इसके आंसर देखिए, उपयोगिता, वस्तुनिष्ठता और रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। आंसर होगा डी इसका, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। अनुसूची का प्रयोग किया जाता है अध्ययन करने के लिए। किसका अध्ययन करने के लिए? जो छोटी समस्याएं हों, ठीक है, कम समय में हो जाएं, उनका अध्ययन करने के लिए, छोटी व कम गंभीर समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपके 100 प्रश्न यहाँ पूरे हो गए। इसको एक वीडियो को बनाने में पूरा दिन लगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत एकदम ही अंदर से निकाल के किए गए हैं ये। मतलब पेपर बनाने वालों ने बहुत सोच कर विचार कर या कहीं से भी लेकर किए हों, लेकिन भाई काफ़ी टफ क्वेश्चंस हैं, तो बहुत मेहनत इसके लिए की गई, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत। तो आप देख लीजिए, अब आप लोग इसे पढ़ लेना और आपके पेपर में काम आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। अच्छी तरह पढ़ लेना इसको। और जो आपका ये तो री एग्ज़ाम वाला है 302 का, लेकिन मेंस वाला भी कल डाला जाएगा। ओके, बढ़िया तरह पढ़ो, आगे बढ़ो, अच्छी तरह पास हो, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहो, ताकि हमको भी अच्छा लगे, हमको भी मेहनत करने में अच्छा लगे। तो एक दिन पूरा लग जाता है एक पेपर बनाने में, ठीक है। तो बस अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पेपर देखते रहिए, आनंद कीजिए, बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलना मत। जितना लाइक शेयर करोगे उतनी जल्दी हम वीडियो आपके लिए डालेंगे, ठीक है। ओके, बाय, राधे राधे।